नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास कार्य के पहले हम लोग सबसे पहले रीढ़ की हड्डी इस पाठ का पाठ परिचय पढ़ लें। ठीक है। कारण ये है कि प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का पाठ परिचय लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़वादी मानसिकता चारों तरफ व्याप्त है। लेखक ने इसी पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर वे आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आपका यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं के दौरान कि रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का उद्देश्य क्या है। तो हमारे समाज की विडंबनाओं को देखना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात हमारे समाज की विडंबनाओं को दिखाना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा औरतों की दशा को सुधारना व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को बताना, स्त्री को उसके व्यक्तित्व की रक्षा को पालन करने का संदेश देना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास कार्य के अंतर्गत कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर इसका यह है कि इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती। हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकाना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात उनकी इस व्यवस्था को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3 है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4 है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण की इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप जहां आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं, वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। प्रश्न नंबर 5 है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहते हैं? उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही खिन्न थीं।
परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर रखा था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता था। नंबर 2, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती हैं, जिसके कारण वह बीमार रहता है तथा सीधी तरह बैठ नहीं पाता है। नंबर 3, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियां ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी और निडर हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है और वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर के मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। इस समय की मांग है कि जब वह रीतियों और परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगें तो वे विकार बन जाती हैं। इस एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़के से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, ना ही उनका कोई चरित्र होता है। वे सारी उम्र दूसरों के इशारे पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते हैं। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। प्रश्न नंबर 8 है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम उमा ही है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। राम स्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूत पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। उनसे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। प्रश्न नंबर 10 है कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों तथा सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, और औरतों को उनके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती हैं।
प्रश्न नंबर 11 है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन सा प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। नंबर 2, अपने समय की महान और विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 3, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। नंबर 4, महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 5, समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर 6, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।